तो चलें बच्चों, क्लास स्टार्ट करें। पिछली क्लास तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। No, sir. No doubt. ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे थे, है ना? एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर ली थी बच्चों हमने। सर हमने लास्ट क्लास में प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस के एग्जांपल्स तक किया था। अच्छा, यस सर। मैंने आपको बैक्टीरियल मेडिसिन और वायरस मेडिसिन के बारे में नहीं बताया था? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हमारे पास, बैक्टीरिया है ना, फंजाई, प्रोटोजोआ, ठीक है, वायरस हो गए। तो इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, ठीक है, पर आपस में ये सेम है। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जितने भी सारे बैक्टीरिया होंगे, इन सब का जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर सा होगा। इसी तरह वायरस के अंदर जितने भी वायरस होंगे वो थोड़े से सिमिलर से होंगे, ठीक है। अब जब बात आती है मेडिसिन बनाने की, जब बात आती है मेडिसिन बनाने की, तो मेडिसिन का काम क्या होता है बच्चों? कि आपकी बीमारी को ठीक कर देने का। मेडिसिन का काम क्या होता है? कि आप जो बीमार हो रखे हो आपको ठीक कर दिया जाए, है ना? तो आप बीमार किसकी वजह से हो? कि आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुस गया है या कोई वायरस घुस गया है, इस वजह से आप बीमार हुए हो ना। तो मेडिसिन का काम होता है टू किल द माइक्रोब। इसका काम क्या होता है? टू किल द माइक्रोब। अब जो भी माइक्रोब है, ठीक है। तो जब हम दवाई बनाते हैं तो दवाई बनाते समय यानी कि मेडिसिन बनाते समय हमें कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं कि जो हम मेडिसिन बना रहे हैं वो उस माइक्रोब को तो मार दे, यानी कि उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को तो मार दे, लेकिन वो हमें कुछ नुकसान ना पहुंचाए, है ना? अब जैसे देख लो, जो चूहे मारने वाली दवाई होती है या जो क्या बोलते हैं कॉकरोच मारने वाली दवाई होती है, वो कॉकरोच को तो मार देती है, लेकिन अगर आप उसको खा लोगे तो आपको भी तो वो नुकसान ही करेगी ना, हो सकता है वो आपको भी मार दे। तो दवाई बनाते समय हमें इस चीज का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन तो हम खाते हैं ना, हमारे अंदर बैक्टीरिया या वायरस घुसा हुआ है। अब बैक्टीरिया को मारने के चक्कर में हमने ऐसी चीज बना दी जो हमको भी मार दे रही है, तो फिर उसका फायदा नहीं हुआ ना। फिर हम बचे कहाँ? फिर तो हम चले ही गए, ठीक है। तो मेडिसिन बनाते टाइम हम एक चीज ध्यान देते हैं कि वो माइक्रोब को तो किल कर दे, पर वो हमारी बॉडी में कुछ हार्म ना करे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर होता है या जो इनकी फंक्शनिंग होती है, ठीक है, उनको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया जो होते हैं इनका काम क्या होता है कि ये सेल वॉल वगैरह बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इनके काम रोक देते हैं, सेल वॉल बनाने वगैरह के, इनके फंक्शंस रोक देते हैं, ठीक है, इनकी ग्रोथ रोक देते हैं। तो फिर ये क्या होते हैं, धीरे धीरे अपने आप ही मर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, ये कहता है टेक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। सारे के सारे बैक्टीरिया क्या है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे के जैसे हैं, ठीक है, लेकिन वायरस से अलग है। तो कहता है कि एज अ रिजल्ट द ड्रग दैट ब्लॉक्स वन ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस इन वन मेंबर इज लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट द अदर, बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट द माइक्रो बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप। यानी कि बैक्टीरिया वाले तो सब में काम करेगा पर वायरस वाले में काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दिया एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक हमारी दवाइयाँ होती हैं। ये क्या करती हैं? दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट पाथवेज होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि कहता है बैक्टीरिया जो है वो सेल वॉल बनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो जो हमारी एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ये आपने 8th क्लास में ही पढ़ी थी। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, ये हमारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि क्या करती हैं? बैक्टीरियल प्रोसेस को रोक देती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है और बैक्टीरिया अपने आप ही क्या हो जाता है? मर जाता है, ठीक है। तो हम इस तरह से वो करते हैं। ह्यूमन सेल्स डोंट मेक सेल वॉल, सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच इफेक्ट ऑन अस, ठीक है। अब हमको तो सेल वॉल बनानी नहीं होती, इसलिए इसका हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव या हमारे ऊपर कोई हार्म नहीं होता। पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया that use such process for making cell wall. Similarly, antibiotic work against many species of bacteria rather than simply working against one. और जो एंटीबायोटिक होती हैं वो सिर्फ एक ही बैक्टीरिया नहीं, पूरी बैक्टीरिया की जो अलग अलग स्पीशीज होती हैं लगभग सबके ऊपर ही काम करती हैं।
लेकिन वायरस के जो पाथवेज होते हैं ये क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से। एंड दैट इज द रीजन व्हाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। इसी वजह से जो एंटीबायोटिक होती हैं, यानी कि जो बैक्टीरियल मेडिसिन होती है, वो वायरल इन्फेक्शन के ऊपर काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वायरल का तो, जो वायरस है उनका तो क्या बोलते हैं, उनके काम अलग है, उनका जीने का तरीका अलग है, ठीक है, तो उनके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। इफ वी हैव अ कॉमन कोल्ड, taking antibiotic does not reduce the severity or the duration. However, it can also get a bacterial infection along with the viral. अगर हमारे पास वायरल कोल्ड के साथ कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो उसमें वो कुछ मदद कर देगा, लेकिन हमारी बीमारी में वायरल डिजीज में कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये चीज आई बच्चों समझ में? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है। लिखवा देता हूँ मैं आपको। एंटीबायोटिक्स, तो ये हमारी क्या होती है? द मेडिसिन्स which kill or stop the growth of bacteria are known as एंटीबायोटिक्स। इनको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी याद रख लेना आप। पेनिसिलिन, यहाँ पे आई आएगा क्या, चेक कर लेते हैं एक बार स्पेलिंग। आई आएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, इसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन एटसेट्रा। ये हमारी क्या हो गई? कुछ एंटीबायोटिक्स हो गई। एंटीबायोटिक्स कौन सी दवाइयां होती हैं जो कि बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट काम करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को कि ये वायरल मेडिसिन के अगेंस्ट काम क्यों नहीं करती, ठीक है, वायरस के अगेंस्ट काम क्यों नहीं करती? Why does antibiotics, एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ बच्चों, हम क्या लिख रहे थे? Why does antibiotics not work against viral infections? तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि एंटीबायोटिक्स डैमेज the cell wall of living organisms like bacteria. वायरस या viruses do not have cell wall and they use different biochemical pathways than bacteria. So antibiotics do not work against viral infections.
ये क्लियर है बच्चों? तो ये वायरल इन्फेक्शंस के ऊपर काम नहीं करेंगी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी कि हमारी बीमारियां कैसे कैसे फैल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी कि बीमारियां कैसे कैसे फैल सकती हैं या कैसे कैसे फैलती हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने मीन्स ऑफ स्प्रेड हैं? एयर, वाटर, इंसेक्ट और ये होती हैं एयरबॉर्न या नॉर्मल बोल देते हैं, एयर, वाटर, इंसेक्ट या सेक्सुअल ट्रांसमिशन। ठीक है, ये 4 तरीके हैं किसी भी बीमारी के फैलने के। ठीक है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बीमारी कैसे कैसे फैल सकती है? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू और सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू। एयर के थ्रू जैसे हवा के थ्रू, ठीक है, जैसे कि खांसी जुकाम फैल जाता है हवा के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, मान लो उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, यहाँ पर डायग्राम हुआ करता था, डायग्राम हट गया क्या यहाँ से, जिसमें एक इंसान छींक रहा होता था, उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे होते थे। हटा दिया इन लोगों ने डायग्राम, यहाँ पे कहीं हुआ करता था। ठीक है, तो एयरबॉर्न कौन कौन सी होंगी? जैसे यहाँ पर ये कह रहा है इन्फेक्टेड पर्सन, इसके मुंह से जो पार्टिकल्स होंगे, जो माइक्रोब होंगे, वो यहाँ से एयर से निकलेंगे और हेल्दी पर्सन की बॉडी में घुस जाएंगे, तो फिर उसको भी क्या हो जाएगा? वो बीमारी हो जाएगी। आई बात समझ में बच्चों? एयर से कैसे फैल सकते हैं कि हवा में, मान लो किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, वो इन्फेक्शियस बीमारी है, उसने हवा में छींका और हवा में क्या आ गए? उसके पार्टिकल्स आ गए, वो बैक्टीरिया या वायरस के आ गए। फिर उसी एयर को मान लो आपने इनहेल कर लिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके ऊपर भी आ जाएंगे, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर भी चले जाएंगे। तो इस तरह से एयर की मदद से, हवा की मदद से ये बीमारी फैल सकती है, एक अनहेल्दी पर्सन से या इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। ये बात आई समझ में? ये क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, इसी तरह वाटर का भी है कि अगर मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, वो किसी पानी को मान लो कॉन्टेमिनेट कर दे किसी भी तरह से, वो क्या कर दे? किसी पानी को कॉन्टेमिनेट कर दे, या तो पानी को जूठा कर दे, या फिर आप लोगों ने देखा होगा ना कि गांव में क्या होता है, गांव में लोग नदी के आगे टॉयलेट वगैरह कर देते हैं या नदी के आसपास कर देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी गंगा गंदी हो रही है। तो अगर मान लो उसके पार्टिकल जो है उस गंगा के पानी में मिक्स हो गए, ठीक है, और या कोई भी छोटी मोटी नदी में मिक्स हो गए, और उसके बाद वो क्या हुआ? आसपास के एरिया में फैल जाएगा, जो जो भी उस पानी को पिएगा वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर वो क्या हो जाएंगे? वो वाले बैक्टीरिया आ जाएंगे, है ना? कॉलेरा ऐसी फैलता है ना, कॉलेरा की वो देखी आप लोगों ने? कॉलेरा कैसे फैलता है? एक सेकंड रुकना बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ कॉलेरा कैसे स्प्रेड होता है वाटर के थ्रू। हाँ, ये वाली देखी आप लोगों ने? देखी बच्चों ये वाली आपने? मैं साउंड भी शेयर करता हूँ, रुक जाओ। This is the story of how cholera changed my village. Tiny germs of cholera, too small to see, spread through the river. So small, yet so dangerous.
Without realizing, women carried cholera home in the water. Flies carried cholera on their feet. Unwashed hands spread it too. We swallowed cholera germs in our water, on our food, and on our fingers. It happened so fast. By morning, my father was very sick. He had diarrhea that looked like gray water and poured out of him. I was so scared. I went for help. I never rode so fast. One look at my father and the nurse knew it was cholera. We had to work fast to save him. We made a special drink to help him. First, we made the water safe. We filtered it through cloth and boiled it for 1 minute. Then we mixed half a teaspoon of salt and 6 teaspoons of sugar in 1 liter of this safe water. It tasted like tears, not too salty. I worried my father would die before my eyes, but he soon felt a little stronger. The nurse explained to me that not everyone who swallows cholera germs gets sick like my father, but they can still spread the disease. Now I needed to take safe water to my village and teach them how to protect themselves from cholera. I saw a girl carrying water. I told her she could make the water safe by adding chlorine drops and waiting half an hour. There was a man about to eat with unclean hands. I told him to always wash his hands with soap and safe water after going to the toilet. Only with clean hands could he eat safely. I saw villagers spreading cholera into our river. I told them we needed to dig latrines far from the river, at least 30 meters away. This was important to keep our village clean. I found a mother preparing unsafe food. I told her, first, we must wash our hands with safe water. Then, we had to wash and peel the food, cook it and always eat it hot, and protect it from flies. I spread the word throughout my village and ran to find my father. I was so happy to see he was better. Our village became healthy. Now we filter and boil our water to make sure it is safe. We always use latrines and always wash our hands after. Food is safe from flies, washed and peeled and cooked. And we always wash our hands before cooking and eating. We made our village safe from cholera. Spread the word. Your village can be safe too. क्या सीखे बच्चे लोग? कुछ सीखे बच्चों या नहीं सीखे? और बेटा? शाबाश। इसके अलावा और? वेरी गुड। और बताओ प्रांशी, आप भी बताओ। आशका ने 2 पॉइंट्स बताए हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं दोनों पॉइंट्स आशका के। और बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन आपको पता है, ये मैंने आपको वीडियो क्यों दिखाई? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ रखा है एक बार।
किसी स्कूल के पेपर में आ रखा था कि आप कॉलेरा को स्प्रेड होने से कैसे बचाओगे, कैसे प्रिवेंट करोगे। ठीक है, इस साल आपका कोविड के बारे में भी आ सकता है ना, कि आप कोविड से कैसे प्रिवेंशन लोगे, कैसे कैसे क्या क्या तरीके निकालोगे जिससे कि आप प्रिवेंट हो सको, है ना। तो दो तो इसने बता दिए, और बता सकते हो बच्चों? प्रांशी आप बता सकते हो? और Sir, दैट, may I tell? हाँ बेटा बताओ, आप बताओ। Sir, protect food from flies. यस, वेरी गुड। प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम फ्लाइज। यस, प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स। अब देखो बेटा प्रांशी, ये जो पॉइंट है ना, प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, ये हमारा काम नहीं है, ये ये गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, ये सही है, अवॉइड ओपन डेफिकेशन। ठीक है, अब वाटर सोर्स को प्रोटेक्ट करना ये हमारा काम नहीं है, हम जाके नदी को साफ तो कर नहीं सकते ना। आप, आपके घर के आसपास कोई नदी तो है नहीं, या जहां से पानी आ रहा है आपके पास, आप उसको तो जाके साफ कर नहीं सकते। हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं कि जो हमारे घर में पानी आ रहा है, एटलीस्ट पीने का पानी हम क्या कर सकते हैं, बॉईल करके पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, है ना। ऑलवेज ड्रिंक वाटर, या ऑलवेज बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। ठीक है, हाँ, ईट कुक्ड फूड, ईट कुक्ड फूड। ठीक है, ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये चैप्टर आपका सोशल की तरह है, इसमें से आपको सब कुछ बना बना के लिखना है, और मोस्टली यही पॉइंट्स जो हैं आपके, यही पॉइंट्स क्या इनसे थोड़े अलग भी होंगे। अब जैसे मान लो अगर आपसे प्रिवेंशन फ्रॉम कोविड पूछ ले, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस साल आ सकता है, प्रिवेंशन फ्रॉम कोविड 19। ठीक है, कोविड 19 से बचने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो? यूज फेस मास्क, है ना, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? हाँ, Use sanitizer and wash हाँ, hands. यूज सैनिटाइजर एंड वॉश हैंड्स रेगुलरली। ठीक है, इसके अलावा मेंटेन 6 फीट सोशल डिस्टेंस, है ना। और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, क्लीन ऑल द फूड आइटम्स बिफोर ईटिंग या प्रिपेयरिंग। ठीक है, और क्या हो सकता है बच्चों पॉइंट कोविड से बचने के लिए? और कोई बताओ? वॉश हैंड्स हो गया, फेस मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंस हो गया, क्लीनिंग हो गई फूड आइटम्स की। Wash fruits ये इसी, after buying it. ये इसी में आ जाएगा, क्लीनिंग फूड आइटम्स बिफोर प्रिपेयरिंग, है ना। और क्या आ सकता है बच्चों प्रिवेंशन में? चलो इसके बारे में आप सोचना, ठीक है, और इसको और ऐड करके लिखना। ठीक है बच्चों, शुड गो आउटसाइड ओनली व्हेन नेसेसरी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों आपके एयर और वाटर के। इसी तरह इंसेक्ट से फैलने वाली बीमारी क्या क्या होती है? डेंगू मलेरिया। एयर से फैलने वाली क्या है? जैसे कि कॉमन कोल्ड या कफ। कॉमन कोल्ड तो नहीं है, कफ हो सकता है आपका। ठीक है, वाटर से फैलने वाली अभी अभी देखी हमने क्या, कॉलेरा हो सकती है। इंसेक्ट से होने वाले क्या हो सकते हैं?
मलेरिया हो सकता है, ठीक है। और सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से क्या हो सकता है, HIV एड्स हो सकता है, ठीक है। ये आपको सबके एक एक एग्जाम्पल लिखवा दिया हमने। ये क्लियर है बच्चों? ये आपके मीन्स ऑफ स्प्रेड हो सकते हैं, बीमारी फैलने के अलग अलग तरीके, ठीक है। हाँ, तो इसको रीड कर लेना आप लोग। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछ ले कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, तो ये क्या है, और वेक्टर ऑफ मलेरिया, इन दोनों के आंसर क्या होंगे? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है मलेरिया का, और वेक्टर कौन है मलेरिया का? या आपसे पूछ ले हु स्प्रेड्स मलेरिया, ठीक है। तो इनके आंसर क्या होंगे आपके? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, वेक्टर कौन है, स्प्रेड कौन करता है, फैलाता कौन है? मॉस्किटोस क्या है बेटा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वेक्टर है, या स्प्रेड करने वाले हैं? वेक्टर, शाबाश। और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ये हमारा प्लाज्मोडियम, ठीक है। वेक्टर क्या है, मॉस्किटो। और मॉस्किटो में भी कौन, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। और बोलेगा कौन स्प्रेड करता है, तो मॉस्किटो ही स्प्रेड करते हैं, ठीक है। यही आएगा इसका भी, फीमेल एनोफिलिस। ये मॉस्किटो मलेरिया को स्प्रेड करता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, ठीक है। हाँ, एनिमल बाइट से नहीं है, इसमें मॉस्किटो ही लिखना आप, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आता है बच्चों आपका अगला टॉपिक, ऑर्गेन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ठीक है। ये कहता है हमको कि ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ये हमको ये कहता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस एंटर करता है, ठीक है, तो उसको मारने के लिए या उसको हराने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, उससे लड़ती है ना। जिसके लिए हमारे पास क्या है, इम्यून सिस्टम है। हमारे पास क्या है, इम्यून सिस्टम है, जो कि उस बीमारी से या उस वायरस से क्या करता है, या उस बैक्टीरिया से क्या करता है, लड़ता है और उसको मारने की कोशिश करता है ना। जिसमें हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये लड़ाई चल रही होती है तो हमारी बॉडी जो है क्या करती है, कुछ लोकल इफेक्ट शो करती है, जैसे कि आपको पेन हो रहा होगा, ठीक है, या स्वेलिंग हो गई होगी, या आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको क्या है, ये आपको आपकी बॉडी साइन दे रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, बीमारी से लड़ रही हूँ, ठीक है। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, जिसके तहत हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, उससे बीमारी से लड़ता है, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है कुछ ना कुछ साइन शो करती है कि मैं जो है बीमारी से लड़ रही हूँ, ठीक है। जब आपको बुखार हुआ है, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, वो बॉडी का टेम्परेचर आपके वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से नहीं बढ़ा, वो आपकी बॉडी ने खुद बढ़ाया है, ठीक है। क्योंकि हाई टेम्परेचर में आपकी बॉडी अच्छा काम करती है, अच्छी लड़ाई करती है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर बढ़ा है वो आपकी बॉडी ने खुद बढ़ाया है। तो जैसे कि फीवर आ जाना, ठीक है, जैसे कि पेन हो जाना किसी हिस्से में, वो क्या है, वो साइंस है कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, लड़ रही है, ठीक है। वो बैक्टीरिया नहीं करता आपके पेन कॉज, या बैक्टीरिया की वजह से आपका जो है फीवर नहीं होता, आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। बैक्टीरिया की वजह से आप कमजोर महसूस करोगे, ठीक है, आपके शरीर में ताकत नहीं होगी। लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ाती है वो बॉडी बढ़ाती है कि ताकि हाई टेम्परेचर में हमारी बॉडी उससे लड़ सके, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में लोकल इफेक्ट होते हैं इस लड़ाई के दौरान, ठीक है, जैसे कि स्वेलिंग आ जाना, पेन हो जाना, या टेम्परेचर बढ़ जाना, फीवर आ जाना, ये सारे जो साइड इफेक्ट होते हैं, जो लोकल इफेक्ट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ये बात आई बच्चों समझ में, इन्फ्लेमेशन क्या होता है?
Yes. हाँ, तो यहाँ पर अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ. What is inflammation what are the changes occur during inflammation? और इन्फ्लेमेशन के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. It is the recruitment process by the immune system in which it recruits many cells, ये white blood cells होते हैं, to the affected tissue, to the affected tissue to kill the disease causing microbes. ठीक है, और इसमें होता क्या क्या है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. certain local effects such as swelling, pain और फीवर में डेवलप. ठीक है, ये सारी चीजें इसके दौरान हो सकती हैं. ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? यस सर. हाँ, ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम है जो कि इनसे बीमारियों से लड़ता है, तो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी या पेन वगैरह कॉज हो रहा होगा. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एचआईवी का एग्जांपल दिया है जो कि सीधा हमारे इम्यून सिस्टम पर ही अफेक्ट करता है. ठीक है, ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ही डैमेज कर देता है, तो हम बीमारी से लड़ ही नहीं पाते. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटी सी बीमारी है वो भी क्या हो जाती है, बड़ी बन जाती है, क्योंकि आप छोटी सी बीमारी से भी नहीं लड़ पा रहे हो, है ना. तो ये कहता है कि जो बहुत छोटा कोल्ड होगा, इवन वेरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया. ठीक है, मतलब छोटा सा आपको कोल्ड होगा, किसी भी इंसान को छोटा सा कोल्ड होगा और वो कोल्ड से भी रिकवर नहीं कर पाएगा, उसको होते होते निमोनिया हो जाएगा और ऐसा होते होते उसकी डेथ भी हो सकती है. ठीक है, मतलब काफी ज्यादा छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ी बन जाएगी, क्योंकि बीमारी से लड़ने की शक्ति ही नहीं है आपके पास. आई बात समझ में? कहता था इम्यून सिस्टम इज अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोब सर्वाइविंग इन द बॉडी. ठीक है, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए बीमारी से लड़ने के लिए, और ये एचआईवी वायरस क्या करता है, इम्यून सिस्टम पर ही अटैक कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, ट्रीटमेंट में हमको कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, दोबारा रिपीट हो रहा है. देखो ये क्या कहता है व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक. Have you ever thought why sometimes feel better if you sleep for some time? Why does the treatment involve medicine? मेडिसिन वगैरह हमें क्यों खानी पड़ती है? तो ये फिर से वही बताएगा कि आपको मेडिसिन खाने से क्या होता है कि वो जो माइक्रोब हैं या जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या करते हैं, किल करते हैं. ठीक है, जो भी हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं. और इसमें फिर वही वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि एंटीवायरल मेडिसिन जो है इनको बनाने में ज़्यादा दिक्कत आती है एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन के मुकाबले, क्योंकि इनके बायोकेमिकल पाथवेज क्या है, अलग अलग है. ठीक है, और वायरस जो है वो खास बात इनकी क्या होती है कि ये हमारे सेल और हमारी मशीनरी यूज करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास बहुत ही कम टारगेट होते हैं एम करने के लिए.
जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो बैक्टीरिया का तो हमने बोला कि उसके जो फंक्शंस है वो अलग होते हैं हमारी बॉडी से, तो उसको मारना आसान है, क्योंकि उसके लिए जो हम दवाई बनाएंगे वो उसको मार देगी, हमें नहीं मारेगी। पर वायरस की खास बात ये होती है कि वो जिस भी बॉडी के अंदर जाता है उसी के बायोकेमिकल पाथवेज यूज करता है, यानी कि हमारी ही मशीन को यूज करके वो अपना जीवन चलाता है। तो जो चीज वो यूज कर रहा है वो हमारा ही है, तो अगर हम उसके लिए मेडिसिन बनाएंगे तो जो चीज उसको हार्म करेगी वो हमें भी हार्म करेगी, है ना, जो उसको नुकसान पहुंचाएगी वो हमें भी नुकसान पहुंचाएगी। तो हमारे पास बहुत ही कम टारगेट होते हैं, ठीक है, एम करने के लिए, जिससे कि हम उसको मार पाए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है वन रीजन वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन is harder than making antibacterial medicine is that virus have very few chemical mechanism of their own. इनके खुद के बहुत ही कम बायोकेमिकल मैकेनिज्म होते हैं। they enter our cell and use our machinery for their life process. This means that there are relatively very few virus specific targets to aim at. ठीक है, तो इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा देता हूं आपको। explain why it is difficult to make antiviral medicines। एंटीवायरल मेडिसिन बनाना इतना मुश्किल क्यों है? ठीक है, तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे कि इट इज डिफिकल्ट टू मेक एंटीवायरल मेडिसिन बिकॉज viruses have very few biochemical mechanisms of their own। खुद के इनके बहुत कम है। they enter the host cells and use their machinery for their life processes। So